हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी मैथ्स की कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसको हम शॉर्ट में सीओवी पढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये सिलेबस दिख रहा होगा जो हमारी एमएससी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सिलेबस है। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट 1 चल रही है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स एक्सट्रीमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन, इस तरीके के सारे डेरिवेशन और उनकी प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला जो हमारा पेज है उसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के होता क्या है, क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं पता तो रहना चाहिए वो है क्या। तो देखिए जैसे लिखा है, द calculus of variation is an important branch of mathematics and physics. This is a important branch of mathematics and physics. ये फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की important branch है। मतलब कुछ चीजें यहाँ पर हम फिजिक्स से भी रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। आगे जब डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक आएंगे। It is a powerful technique for the solution of problems in dynamics of rigid bodies, optimization of orbits and वेरिएशन प्रॉब्लम्स। मतलब ये इस तरीके की टेक्निक है कि जिससे हम सॉल्व करते हैं हमारी जो डायनेमिक्स हैं उसको, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स को, और वेरिएशन प्रॉब्लम्स अभी आएंगी। जिस तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ, या हम बात करने वाले हैं इसमें जैसे सरफेस रेजोल्यूशन की, और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस बुक में। तो द एप्लीकेशन ऑफ सीओवी, या मैं बोलूँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आर कंसर्न चीफली विद द डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ अ सिंगल और मोर वेरिएबल। मतलब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि किसी जो हमारे को प्रॉब्लम देंगे, जो हमारे को फंक्शन मिलेगा, उसकी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, जिसे बोलते हैं कि फंक्शन जो हमारा कितना मैक्सिमाइज हो सकता है, कितना मिनिमाइज हो सकता है विद गिवन बाउंड्री कंडीशन पे, ये भी हम चेक करने वाले हैं। इट्स ऑब्जेक्ट टू फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज या एक्सट्रीमम ऑफ अ गिवन फंक्शन। यहाँ पर हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, इट मीन्स जो हमें फंक्शन मिलेगा, उसकी हम स्टेशनरी वैल्यू या एक्सट्रीमम, मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यूज निकालने वाले हैं हम फंक्शन की। ठीक है नहीं, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, सीओवी में पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे। ठीक, तो ये हमारा सीओवी का एक छोटा सा इंट्रो है। पता रहना चाहिए इसमें करते क्या है हम। सर फंक्शन की एक्सट्रीमम और मिनिमाइजेशन वैल्यूज निकालते हैं, और थोड़ा हम इसमें डिस्टेंस के बारे में कवर करते हैं कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसमें बताते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा इंट्रो था, इसके बारे में थोड़ी बात और हिस्ट्री जो बोले इसकी क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाज फर्स्ट सॉल्व बाय, सबसे पहले जैकब बर्नौली ने ये 1698 पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। बट अ जनरल मेथड, जो इसका जनरल मेथड बाय सॉल्व किया गया था, सच प्रॉब्लम वाज गिवन बाय यूलर। तो इसको में इस बुक में सबसे ज्यादा मेन पार्ट जो सॉल्यूशन का होगा वो यूलर के थ्रू होगा, और ज्यादातर हम अभी आप देखेंगे सब जगह जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में या डेरिवेशन पे होंगी वो यूलर्स की ही थ्योरम्स और उसके एक्सटेंशन और उसकी एप्लीकेशंस और उसकी सारी प्रॉब्लम्स हम डिफरेंट वेरिएबल पे और डिफरेंट डेरिवेटिव्स में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जैकब बर्नौली ने किया था 1698 पे, बट उसको एक तरीके से जनरल मेथड जो उसका सॉल्व किया था वो यूलर ने करा था। तो यहाँ पर हमारी जो सीओवी ज्यादातर जो पार्ट है वो यूलर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट इंट्रो है। वीडियो में देखते हैं आगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है और जिसपे पूरी सीओवी बेस्ड होने वाली है, वो है फंक्शनल्स। तो फंक्शनल्स क्या है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। नोट्स अगर आप चाहते हैं या वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं, आगे की और वीडियोस चाहते हैं, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कॉल चाहे व्हाट्सएप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंक्शनल्स।
तो अ फंक्शन हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय अ वन और सेवरल फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल। अब ये फंक्शनल है क्या? सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल। मान लिया जैसे x इज हमारा वेरिएबल है, हम उससे एक फंक्शन बनाते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और फिर इस फंक्शन से एक और फंक्शन बनाते हैं, इट मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल। मतलब फंक्शन का दोबारा फंक्शन में ऑपरेट करें एज अ वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शनल। तो ये वाली डेफिनेशन आई होप आपको जल्दी समझ में आएगी। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल, या हम अगर इसको अच्छे तरीके से बोलें, अ फंक्शन हुज वैल्यूज डिटरमाइन बाय, एक फंक्शन जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं हम वन और सेवरल फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हम एक दूसरे फंक्शन के बिहाफ में डिटरमाइन करते हैं, इज कॉल्ड फंक्शनल। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल हमारी बहुत हेल्प करने वाला है आगे के क्वेश्चंस में। इन जनरल इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द कर्व। इसमें हम ज्यादातर क्या है, रिक्वायर्ड टू फाइंड अ कर्व, ऐसा कर्व फाइंड करते हैं y इक्वल टू वाई एक्स, वेयर दिस कंडीशन, मतलब दिस बाउंड्री कंडीशंस कह लीजिए कि y x1 पे y1 वैल्यूज दे रहा है एंड y x2 पे y2 वैल्यू दे रहा है, सच दैट गिवन फंक्शन, तो हम जो हमारा गिवन फंक्शनल होगा उसको हम 3 वेरिएबल पे डिनोट करते हैं, f x y y डैश इज डिफाइंड बाय इंटीग्रल। तो ये होगा हमारा फंक्शनल जो पूरी यूनिट पे हमारे को दिखने वाला है, पूरे क्वेश्चंस पे, पूरे डेरिवेशंस पे ये दिखने वाला है क्या कि हमारा आई वाई एक्स है वो इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए हमें कर्व निकालना है दिस पॉइंट x1 पॉइंट से x2 पॉइंट तक हमें कर्व फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन x1 टू x2 दिस फंक्शन f x y y डैश, दिस फंक्शन इज 3 वेरिएबल, ये ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू dx इज मैक्सिमम या मिनिमम। तो देखेंगे कि हम कर्व से फाइंड करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। दिस इंटीग्रल इज नोन एज फंक्शनल। इस इंटीग्रल को, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, दिस वन इज डिनोटेड बाय इंटीग्रल साइन, इज कॉल्ड इंटीग्रल इज कॉल्ड फंक्शनल। तो ये हमारा फंक्शनल है। तो सिंपल सी बात है कि फंक्शनल होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल, और उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, जहां जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है, जिस पॉइंट तक का कर्व निकालना है, जो भी हमारा बाउंड्री पॉइंट होगी उसके बिहाफ पे, और फंक्शन होगा एफ एक्स वाई वाई डैश, इन 3 वेरिएबल पे फंक्शन होगा हमारा। फिर हम उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तब देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम, उसकी भी कंडीशन आपको बताई जाएगी, इज कॉल्ड फंक्शनल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अनदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल, तो ये क्या है, अ फंक्शन आई वाई एक्स इज मैक्सिमम on a curve this one if the value of this one of any curve closed to by this one do not exceed this one। मतलब किसी फंक्शन को मैक्सिमम कहेंगे, आप देखिए जानते हैं किसी फंक्शन को हम मैक्सिमम कहेंगे ऑफ अ कर्व, इस कर्व के लिए देखो ये कर्व फंक्शन है, यहाँ फंक्शन रखा है अंदर वाई एक्स, इफ द वैल्यू ऑफ दिस वन, जो यहाँ ये फंक्शनल की वैल्यू है, ऑन एनी कर्व क्लोज्ड टू, जो कर्व बंद है किससे, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट तो ये पॉइंट भी रखेंगे जब वहां पर डू नॉट एक्सीड दिस वन, देखो ये पॉइंट रख दिया, ये वाला फंक्शन रख दिया, दूसरा फंक्शन रख दिया y1x, तो i y1x इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोले मैक्सिमम। ठीक, तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं डेल i इज इक्वल टू, जो हमारी इनिशियल थी उसमें से मैं ये लास्ट बाउंड्री वाला घटा दूंगा, अगर लेस देन 0 आया तो हम बोलेंगे मैक्सिमम है, और अगर मिनिमम के लिए ये ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलेंगे क्या है, ये मिनिमम है। कंडीशन ध्यान रखनी है, मिनिमम के लिए लेस देन 0 डेल आई की वैल्यू, और सॉरी मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 और मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0, ये हमारी किसकी, डेल आई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और अगर आई डेल 0 होगा कब, जैसे जैसे हम y को उस पॉइंट की तरफ को ले जाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस 0 हो जाएगी ना, जब इनिशियल और एंड पॉइंट को पूरे करीब ले आएंगे तो डिस्टेंस 0 डेल आई। ठीक, लेकिन इस डिस्टेंस की वैल्यू जैसे अगर 0 से नेगेटिव हुई तो हम इसको मैक्सिमम कब बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे, और अगर ग्रेटर देन होगी तो मिनिमम बोलेंगे। थोड़ा साइन पे डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एक्सट्रीमल क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ अ फंक्शन।
तो क्या होता है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू वाई एक्स विच एक्सट्रीमाइज अ फंक्शनल, ऐसा कर्व जो फंक्शनल को हम एक्सट्रीमाइज करे, इज कॉल्ड एक्सट्रीमल या एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये आई वाई एक्स, ये फंक्शनल क्या होता है, फंक्शन का फंक्शन होता है। तो ऐसा फंक्शन जो फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करे, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम एक्सट्रीमल या एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन। और यही हमारा क्वेश्चन पे होगा कि हमें एक फंक्शनल देगा और बताएगा कि बताओ इसका एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन बताओ, तो हमें तब वो आंसर पे अपना y इज इक्वल टू वाई एक्स अपना फंक्शन लेकर आना पड़ेगा कि दिस फंक्शन मेक अ एक्सट्रीमाइज ऑफ अ फंक्शनल। ठीक है, तो बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूलर इक्वेशन, जो मैंने बताई थी, जिन्होंने यूलर साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने COV को सॉल्व किया, यहाँ की इसकी प्रॉब्लम्स को जनरल मेथड्स सॉल्व करे। तो यूलर इक्वेशन के नाम से ये डेरिवेशन आता है, या यूं बोले नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम के एग्जिस्टेंस की जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन। ठीक है, तो पता होना जरूरी है, स्टेटमेंट का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर नाम से अगर इक्वेशन या डेरिवेशन आता है तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो क्या है देखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल, दिस वन फंक्शनल, ये हमें पता है, इंटीग्रेशन x1 टू x2, दिस वन f x y y डैश dx टू बी मिनिमम या मैक्सिमम इज दैट, ये फंक्शनल मिनिमम या मैक्सिमम होगा कब, जब डेल f अपॉन डेल y। अब यहाँ पर डेल क्यों करा गया है, बिकॉज सर f इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल पे है तो डेल पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमम। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शनल होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, उसके लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन ये है, और इसी को हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करने वाले हैं, यूलर इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये भी बताया है कि f क्या है, जो हमारा फंक्शन है f क्या है, f इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ x1 x2 yx1 yx2 आर प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये पहले से दी गई है वैल्यू, और f जो है हमारा ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब प्रूफ में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज समझाई जाएगी। लेट अ फंक्शन, माना हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी सम कर्व विच ऑप्टिमाइज द गिवन फंक्शन। ये हमारा कर्व है जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहा है। तो आई वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 दिस फंक्शन dx, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा फंक्शनल था। लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल एंड y बार बी अ नेबरहुड ऑफ वाई एक्स सच दैट y बार इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स। अब ये क्या चीज आया सर, नेबरहुड। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, माना ये देखिए ग्राफ से हम समझेंगे। तो देखिए जैसे ये ग्राफ है, ये मेरा पॉइंट है एक और ये सेकेंड पॉइंट है हमारा। मैंने बोला यहां से लेकर यहां तक मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू वाई एक्स, ये मेरा फंक्शन है। मैं इसको एक्सट्रीमाइज करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक इसका नेबरिंग ग्राफ ले लिया, मतलब इसी के पास का ग्राफ ले लिया y बार। और y बार क्या है, y बार है वाई एक्स प्लस, ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है वो है थोड़ा बहुत इसी के जैसे, y बार इज इक्वल टू वाई एक्स है इसी के जैसे, प्लस इसमें हल्की सी छोटी डिस्टेंस का एप्सिलॉन ईटा एक्स ये जुड़ गया। मतलब थोड़ा सा इससे अलग हटने के लिए कुछ अलग फंक्शन जुड़ गया। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पैरामीटर्स एंड ईटा एक्स बी आर्बिट्रेरी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ध्यान से देखेंगे, यहाँ दोनों चीजों को समझते हुए चलेंगे। क्या
कि वाई एक्स हमारा एक फंक्शन था, ये जो हमने कर्व था, इस कर्व को एक्सट्रीमाइज करने के लिए मैंने एक नेबरिंग कर्व ले लिया जिसको मैंने डिनोट करा वाई बार एक्स से। ओके, वाई बार एक्स इज इक्वल टू, देखो नेबरिंग है मतलब इसी के थोड़ा बहुत जैसा है, इसी के जैसा है, तो वाई एक्स तो पूरा पूरा आ गया प्लस अपसाइलन ईटा एक्स, थोड़ा सा फंक्शन और एक्सटेंड हुआ है यहाँ से। तो ये अपसाइलन एक तरीके का क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक, और वो कैसा है, वेरी स्मॉल पैरामीटर है, और ईटा एक्स आर्बिट्रेरी कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, थोड़ा सा इससे हटके बना है इसलिए ये फंक्शन अलग से जुड़ा है। और साथ में सच दैट ईटा एक्स, ध्यान से देखना, ईटा x1 का मतलब है x की जगह ये वाला, जब ये कर्व, ये वाला कर्व जब यहाँ स्टार्टिंग में है तो x की जगह ये वाला पॉइंट रखेंगे, x1 सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो जब यहाँ x1 रखेंगे तो ईटा x1 0 बोल रहा है और ईटा x2 0 बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो फालतू वाला पार्ट है, इस पॉइंट पे ये फालतू वाला पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये वाला और ये वाला एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। देखो ये ईटा x1 एंड ईटा x2 बिकम 0, क्यों, क्योंकि यहाँ x1 रखेंगे, x1 का मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर है, ये कर्व यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब यहाँ पर ये कर्व है तो क्या होगा कि इस इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, मतलब इस ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, y बार x भी y x ये हो जाएगा और ये भी y x यहाँ होगा। ऐसे एंड पॉइंट x2, तो ईटा x2 0, तो ये पूरा इनिशियल 0, तो ये हो जाएगा y बार x इज इक्वल टू y x, वहीं पहुंच जाएगा। तो ये कंडीशन इस बिहाफ में आई है कि इनिशियल और एंड पॉइंट इस नेबरिंग कर्व के 0 हैं। 0 मतलब ये जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा था वो 0 है, मतलब उसी के जैसा है, इनिशियल और एंड उसी के जैसा है, ये वाले कर्व के जैसा, बीच में एक्स्ट्रा है वो इसकी बिहाफ में एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो दो चीज अभी समझी कि वाई एक्स हमारा एक फंक्शनल था, ठीक, उसका नेबरिंग कर्व ढूंढा हमने, नेबरिंग फंक्शन ढूंढा और उसको बोला वाई डैश, और वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और कुछ कंडीशन के साथ है इनिशियल और एंड पॉइंट्स पे, वेयर बाउंड्री पॉइंट्स, हमारे बाउंड्री पॉइंट्स है x इक्वल टू x1 और y x इक्वल टू x2। तो बार के लिए क्या हो जाएगा, x1 बार, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और जैसे x2 रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये पॉइंट रखते ही y की वैल्यू ये आ जाएगी ना, ठीक। नाउ फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी। अब ऑप्टिमेलिटी कंडीशन क्या होती है भाई, देखो अब इस वाले कर्व के लिए निकालेंगे, नेबरिंग के लिए, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये निकालेंगे और खुद ब खुद आ जाएगा। देखो तो जैसा जैसा हमारा था फ्रॉम 1 आई, ये वाई एक्स हमारा फर्स्ट वाले जो गिवन था उसके लिए था, पर हम नेबरिंग वाले के लिए निकाल रहे हैं, तो आई वाई एक्स की जगह वाई बार एक्स इज इक्वल टू, देखेंगे आप क्या है, x1 टू x2 f x। अब जहां जहां y या y डैश है वहां वहां क्या हो जाएगा, नेबरिंग कर्व आ जाएगा y बार, तो x वैसा का वैसे ही, y की जगह हो जाएगा y बार, देखिए दोनों चीज को साथ में समझाते हुए चल रहा हूं, और y डैश की जगह हो जाएगा y बार का डैश dx, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम फ्रॉम 2 से, तो क्या हो जाएगा, आई वाई बार एक्स इज इक्वल टू x1 टू x2 एफ एक्स। अच्छा y बार की वैल्यू क्या है, y बार की वैल्यू है y प्लस अपसाइलन ईटा, x ना भी लिखो चलेगा, वी नो दैट दीज आर फंक्शन ऑफ x, तो y प्लस अपसाइलन ईटा किसकी जगह लिखा, y बार की जगह लिखा, फ्रॉम 2 से लिखा, ठीक है। और y डैश की जगह क्या लिखेंगे, y, देखो y डैश की जगह इसका डैश, और इसका डैश क्या होगा, y का डैश प्लस ईटा, ईटा इज ए स्मॉल पैरामीटर, तो उसका डैश तो कांस्टेंट है, ये x का है तो इसका डैश होगा इक्वल टू 0। समझ रहे हैं क्या करा हमने y और y डैश की जगह बार वाले रखे और बार वालों की वैल्यू रख दी फ्रॉम 2 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमारा फंक्शन x y प्लस अपसाइलन ईटा y डैश प्लस अपसाइलन ईटा डैश इस पे चलने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसको हम यहाँ पर आई अपसाइलन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा नेबरिंग कर्व है वो अपसाइलन डिस्टेंस लेकर चलता है थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये वही लिख दिया मैंने, एफ एक्स कॉमा, ये हमारा एक था कि वाई एक्स प्लस ईटा अपसाइलन, वो अपसाइलन ईटा, और ये वाई डैश प्लस अपसाइलन ईटा डैश,
और ये एक 3 वेरिएबल पे चल रहा है अलग अलग, कॉमा कॉमा, ठीक। दिस बीइंग्स अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, ये फंक्शन एप्सिलॉन का है, इज मैक्सिमम फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 0 व्हेन। अच्छा, ये मैक्सिमाइजेशन कब होगा? तो आपने देखा होगा जब हम अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके हम पॉइंट फाइंड करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमाइजेशन होगा जब इसका डेरिवेटिव डेल आई एप्सिलॉन के टर्म में है, तो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो, 0 हो। फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 होगा एट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पे, तो इसकी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन कंडीशन आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जब हमारा आई जो फंक्शनल है उसका डेरिवेटिव 0 करके हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 0 रखने के लिए हमारे पे आई एप्सिलॉन है, इसका डेरिवेटिव करना है और उसे 0 रखना है। यही है बस डेरिवेशन में जो समझना है, यहाँ तक तो हम समझ गए। इसके बाद मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है इस फॉर्म में, और इसका डेरिवेशन करके इक्वल टू 0 रख के हमें कंडीशन फाइंड करनी है, जिसे हम यूलर इक्वेशन कहेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस वन आई, क्योंकि ये निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर द इंटीग्रल साइन। तो देखो, जब इंटीग्रल साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमने 12th बेस में तो हमने केवल ये पढ़ा था कि सर डिफरेंशिएशन कर दो, और इंटीग्रेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन से साइन हट जाते हैं, बट वो सिंगल वेरिएबल के लिए होता है। यहाँ पर मल्टी वेरिएबल है हमारे पास, तो इसके लिए लेबनीज रूल का यूज होता है, मोर देन वन वेरिएबल, जब हम इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, या यूं बोलो हम डिफरेंशिएशन करते हैं अंडर द इंटीग्रल साइन विद मोर देन वन वेरिएबल, देन वी यूज टू लेबनीज रूल, वी हैव दिस वन। इसका डिफरेंशिएशन क्या एप्सिलॉन के तौर पे, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है। तो देखो क्या होगा, ये एफ, अब आपको पता है एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश, तो ये एफ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में कर रहे तो एफ जो है फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश का है, तो पहले एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स को एप्सिलॉन में करेंगे, पहले एफ को वाई में करेंगे, फिर वाई को एप्सिलॉन में, पहले एफ को एफ डैश वाई डैश में करेंगे, फिर वाई डैश को एप्सिलॉन में, बिकॉज एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश। इसलिए पहले एफ को अपने अपने वेरिएबल पे करा और फिर उन वेरिएबल को एप्सिलॉन के टर्म्स में करा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, लेबनीज रूल इस तरह से ओपन होता है, ठीक। सिंस एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पैरामीटर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, उसका भाई फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक तरीके का कांस्टेंट या कोफिशिएंट है, ठीक है। तो एक्स का हम जब एप्सिलॉन, भाई क्योंकि एक्स अलग है और एप्सिलॉन तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ रखने वाले हैं हम 0, ठीक। दूसरी चीज, जब y है हमारा, तो अगर आप गौर करिएगा कि मैं जब यहाँ करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में इस वाले को करूंगा, तो देखो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में x, क्योंकि एप्सिलॉन इज नॉट मतलब एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, नॉट डिपेंड ऑफ x, तो जब मैं इस x के टर्म्स का करूंगा 0, ठीक। लेकिन जब यहाँ करूंगा एप्सिलॉन का 1 और ये क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा एक्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? जब मैं एप्सिलॉन का y में, मतलब y का एप्सिलॉन के टर्म्स में करूंगा, के सापेक्ष या रिस्पेक्ट में करूंगा, तो क्या होगा, तो y हमारा ये पूरा फंक्शन है, ठीक। तो जब मैं एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में कर रहा तो इसका 0, एप्सिलॉन का 1 और ये कांस्टेंट एज आ जाएगा। सेम थिंग जब मैं इसका करूंगा एप्सिलॉन के टर्म्स में, तो क्या होगा, एप्सिलॉन का के रिस्पेक्ट में इसका 0, क्योंकि एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x वाले को तो सीधे कांस्टेंट बना के 0 प्लस कांस्टेंट बाहर एप्सिलॉन का 1, और ये आ गया, देखो कांस्टेंट बाहर लिख भी रखा है, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स, ठीक है। तो ये तीनों मान हम सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 इसमें रख देंगे। तो देखो ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो 0 ये वाला प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ जाएगा, इसकी जगह वैल्यू आएगी ईटा एक्स, इसका आ जाएगा ईटा डैश एक्स। तो देखिए हमारा जो डिफरेंशिएशन बना, दिस वन x1 to x2, दिस वन बिकम 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा एक्स, इसकी जगह वैल्यू आ गई ईटा एक्स
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसकी जगह वैल्यू आएगी ईटा डैश एक्स डी एक्स। इनफ है, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, इट बिकम जीरो, क्योंकि हमने बताया था मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो डेरिवेटिव जीरो करने के लिए हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हम बिकम्स टू जीरो, इसको जीरो को इक्वल करेंगे। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे अभी, तो आगे देखेंगे। तो क्या किया हमने किया थोड़ा सा जो हमारा डिफ्रेंशिएशन करा हमने, तो आप देखेंगे जैसे ये हमने ओपन करा, फर्स्ट वाले को तो हमने अलग से लिख लिया पूरा, x1 to x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा एक्स, और dx वहां से बाहर लिया है, dx हो गया प्लस। अब यहां पर हम u इंटू वी रूल लगा रहे हैं, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई वैसे आ गया, ईटा डैश था उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटा डैश का ईटा हो जाएगा, और x1 से x2 लिमिट हो जाएगी माइनस dy बाई dx। ये आप समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा अगर आपको पिछले पेज का समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं। हमारा डेल आई अपसाइलन अपॉन डेल अपसाइलन कुछ इस तरीके से था कि इंटीग्रेशन x1 टू x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा एक्स, ठीक है, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और ईटा डैश एक्स, और ये ब्रैकेट और डी एक्स, ऐसा था। तो हमने देखो अभी मैं बिल्कुल ये लाइन लेकर आ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये x1 से x2 और डेल एफ अपॉन डेल वाई ईटा एक्स डी एक्स, पहला वाला तो हमने पूरे को साइड कर लिया, प्लस अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, x1 से x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ईटा डैश एक्स डी एक्स, ये सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा u है और ये हमारा v है, और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है u इंटू इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v dx, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखेंगे हमने क्या करा, ये तो वैसे लिख दिया, इसको करा तो क्या हुआ भाई, ये u था, u वैसा का वैसे आ जाएगा, u वैसा का वैसे आ गया, ईटा डैश, इस डैश का जब मैं एक ही वेरिएबल पे है इसलिए डैश का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सीधे ईटा आ जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ईटा आ जाएगा। अब इसमें लिमिट ले लेंगे बाद में जो हमारी चल रही थी, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन फिर u का, u क्या था हमारा, ये था, इसका डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है, डेरिवेटिव, ठीक, u डैश आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v। तो देखो ये u डैश और v क्या था, डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या आ गया, सिंगल ईटा एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाली चीज कैसे ओपन हुई मैंने आपको यहाँ समझा दी है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अच्छा आप जरा एक बार गौर कीजिए, जब मैं लिमिट रखूंगा, ध्यान से देखेंगे, लिमिट रखूंगा यहाँ पर x यहाँ से, तो वी नो दैट कि जैसे हम ईटा x1 रखेंगे इनिशियल पॉइंट हो जाएगा एट ए पर, और ईटा x2 रखेंगे एंड पॉइंट हो जाएगा बी पर, और दोनों की वैल्यू हमने बताई थी नेबरिंग कर्व, जब दोनों की वैल्यू, ये वाला नेबरिंग कर्व 0 होता है, बताया था ना ईटा एक्स, तो ये वैल्यू रख के 0, तो ये फंक्शन 0 होने वाला है, ये फंक्शन 0 हो जाएगा तो केवल ये बचेगा और ये बचेगा। तो देखो दोनों की लिमिट सेम है, बाहर आ गई लिमिट, ठीक है। दोनों में ईटा एक्स डी एक्स को मैंने वो बाहर आ गया, अंदर बचा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल दिस वन। ये किसकी वैल्यू आई, ये सॉल्व करके आई इसकी, और वी नो दैट दिस वन 0 फॉर मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, इसको 0, क्योंकि ये तो निकाल दिया, अब इसको 0 करना है, तो ये 0 कब होगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 कब होगी भाई, देखो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 एक ही कंडीशन में होगी, ये सेकंड कंडीशन थी जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि इसको 0 रखना है। तो सेकंड और फोर्थ से हमने दोनों से ये फॉर्म करा है कि ये 0 तब होगा व्हेन दिस
दिस पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ईटा एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, वो तो चलेगा ही, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, भाई देखो ये आपका कर्व था y इज इक्वल टू वाई एक्स, और एक नेबरिंग कर्व था y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस अपसाइलन ईटा एक्स। अब ये ईटा एक्स जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो हो गया तो ये नेबरिंग कर्व तो इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कर्व है जो इसको थोड़ा दूर लेके जा रहा है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका इंटीग्रेशन में ये जीरो नहीं हो सकता, तो इट शुड बी जीरो, इसको जीरो होना पड़ेगा। दिस वन जो हमारा ब्रैकेट में है, मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन del y dash become zero. It is a necessary condition for extremization. Extremization का मतलब है मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन होने के लिए किसी फंक्शन को ये जीरो होना जरूरी है, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता, ये ही जीरो होगा तभी हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू या इस डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमल्स, या दिस इज कॉल्ड यूलर इक्वेशन, डिजायर यूलर इक्वेशन, दिस इज। तो ये ध्यान रखेंगे कि कैसे आया। आई होप आपको समझ गया होगा।